हाँ, तो चलो लास्ट क्लास में हमने कॉस्टिंग का बेसिक्स देखा था, कॉस्टिंग होती क्या क्या है। और उसके साथ साथ हमने मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर शुरू किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, उसके साथ साथ मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट थी? जो आउटपुट के साथ चेंज होती है। और फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? जिसपे आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टर्म, एक लाइन बोल रहा हूँ, उस लाइन का इस पूरे चैप्टर में ही नहीं, कॉस्टिंग एफएम हर जगह पे इस लाइन का याद रखना। अगर कोई भी कॉस्ट पर यूनिट में सेम है, अगर कोई भी कॉस्ट पर यूनिट में सेम है तो वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। पर यूनिट अगर कोई सेम है तो वो हमेशा क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। और अगर कोई कॉस्ट टोटल में सेम है तो वो क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना? ये चीज याद रखोगे ना, आगे जाके बहुत जगहों पे काम आने वाली है वेरिएबल और फिक्स करने में। ठीक, चलो। तो फिर हमने देखा था इस चैप्टर में हमें तीन टॉपिक्स मेनली पढ़ने हैं। पहला क्या था? बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका क्या नाम था? सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस का मतलब क्या होता था? सी फॉर कॉस्ट, वी फॉर वॉल्यूम और पी फॉर प्रॉफिट। तो यानी कि कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन तीनों के बारे में हम अलग से कुछ एनालिसिस करेंगे, वो हम आज हम यहाँ पर देखेंगे। फिर एक था डिसीजन मेकिंग, जिसका बहुत ही बेसिक पॉइंट यहाँ पर कवर होगा। और तीसरा था हमारा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है ना? तो उसके बारे में भी उस टॉपिक के टाइम पे समझ लेंगे। तो डालना हेडिंग सेक्शन वन। ये सेक्शन कोई वैसे लो वाला सेक्शन नहीं है, पार्ट वन, टॉपिक वन, ऐसे कुछ वो वाला सेक्शन है। सेक्शन वन, सीवीपी एनालिसिस। सेक्शन वन, सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस। तो ये जो सीवीपी एनालिसिस है, हम मैंने अभी बताया, इसमें तीन चीजों की बात करेंगे। सी का मतलब हो गया कॉस्ट, वी का मतलब हो गया वॉल्यूम, और पी का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। तो तीनों चीजों का एनालिसिस करेंगे, तीनों चीजों के बारे में चीजें देखना शुरू करेंगे। तो लिखना, सी स्टैंड्स फॉर, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। सर लास्ट क्लास में आपने बताया कि कॉस्ट दो टाइप की है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? दोनों की बात करेंगे। तो ब्रैकेट में लिख दो, बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट टाइम लिखना, वी स्टैंड्स फॉर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ? कि कितनी आप सेल कर रहे हो, कितनी आप सेल कर रहे हो। अब उसको आप चाहे यूनिट्स में देख लो, चाहे अमाउंट में देख लो, दोनों में दोनों का पार्ट है। तो ब्रैकेट में लिख दो, सेल्स इन यूनिट्स एज वेल एज इन रुपीज। सेल्स इन यूनिट्स एज वेल एज इन रुपीज। इन रुपीज। फुल स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज करके फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखना, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिखना, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन वर्ड को हाईलाइट कर दो, कंट्रीब्यूशन वर्ड को अंडरलाइन कर दो। अभी इसके बारे में अपन देखेंगे कंट्रीब्यूशन होता क्या, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक ना? अंडर दिस टॉपिक, नेक्स्ट टाइम में, अंडर दिस टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक वी हैव टू, under this topic we have to establish, under this topic we have to establish some relationships between, some relationships between cost, volume and profits. Cost, volume and profits. Cost, volume and profits, so that, so that we can take, so that we can take, we can take some important decisions. We can take some important decisions. We can take some important decisions for the growth of a company. Important decisions for the growth of a company. तो क्या कह रहा है? कहता है हमें इसके बीच में ना एक रिलेशन बनाना है, ताकि हम इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। अब सोच के देखो, मेरे पास ना चार ऑप्शन है, या तो मैं 10,000 यूनिट्स बेचूं, या मैं 12,000 यूनिट्स बेचूं, या मैं 14,000 बेचूं, या मैं 16,000 बेचूं। अब मुझे देखना है कि इन चारों में से मैं कितनी यूनिट बेचूं।
तो मैं ना ऐसे चेक करूंगा कि हर एक यूनिट को बेचने पे कितने का मेरा प्रॉफिट हो रहा है। जितनी यूनिट पे मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, मैं डिसीजन क्या ले लूंगा, उसको ले लूंगा। ठीक, तो इन्हीं को इसीलिए हमें कुछ डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ रिलेशनशिप निकालने पड़ेंगे। तो वो रिलेशनशिप कैसे कैसे निकलेंगे, तो फुल स्टॉप नेक्स्ट टाइम लिखना, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, some of the important relationships, some of the important relationships are to be expressed, are to be expressed in the form of, are to be expressed in the form of following formula, are to be expressed in the form of following formulas, following formulas। डैश डाल के लिखना फॉर्मूलाज पे। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि दोनों कॉस्ट को प्लस कर लो, वेरिएबल को भी और फिक्स को भी, तो दोनों कॉस्ट को प्लस कर लेंगे, वो आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। सेकंड, टोटल सेल्स इक्वल्स टू, टोटल सेल्स इक्वल्स टू, सेल्स क्या होती है, जितने की मैंने कॉस्ट लगाई और उसमें अगर मैं अपना प्रॉफिट ऐड कर दूं, यही मेरी क्या हो गई, सेल्स। और कॉस्ट मतलब क्या था, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तीनों को प्लस करो। तो टोटल सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। थर्ड लिखना कंट्रीब्यूशन, थर्ड पॉइंट लिखना कंट्रीब्यूशन। क्या होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन वर्ड तो नॉर्मल सा है, सुना भी होगा बहुत बारी, दोस्तों में पार्टी करने गए, भाई अपना अपना कंट्रीब्यूशन निकालो। तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, हिस्सा, हिस्सा। और हिस्सा मतलब अगर तुम्हारे घर की जायदाद में तुम सबका पार्ट है, तो वो क्या तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है, उसी को हिस्सा बोलते हैं ना वो। मान लो तुम्हारे पापा के पास एक जायदाद है और तुम चार बेटे हो, तो उस जायदाद का हिस्सा कर रहे हैं, मतलब क्या, तुमसे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन हिस्सा कैसे, हाँ वही कंट्रीब्यूट मतलब थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड। इकट्ठा तो कलेक्ट, कलेक्ट वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान देना। आप अपना कोई भी योगदान दे रहे हो, जैसे मान लो अगर कोई चीज हो रही है, जैसे मान लो अभी वो आया था ना, फ्लड वगैरह आती है केरला वगैरह में, जैसे पीछे बहुत चला था, केरला में फ्लड आ गई, तो क्या बोलते हैं वहां पर कि आप ज्यादा ज्यादा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करो। ठीक, अब हिस्सा नहीं है ये, कोई हिस्सा थोड़ी है। अगर आप वहां पर फ्लड में कोई पैसा दे रहे हो तो वो आपका हिस्सा थोड़ी है। आप अपनी मर्जी से उसमें योगदान दे रहे हो कि भाई आपको ये नुकसान हुआ तो हम वहां पर अपनी मर्जी से योगदान कर रहे हैं, ठीक है ना, अपना अपना क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो अब ये होता है, अब हुआ क्या क्या यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कैसे काम करेगा। मान लो ये तीन मार्कर्स हैं, ये तीन मार्कर्स हैं। ठीक, अब क्या हुआ, एक मार्कर को बनाने में, एक मार्कर को मैं बेचता हूँ 20 रुपए में, तो एक मार्कर को 20 में ये बेचा, 20 में ये बेचा, 20 में ये बेचा, तीनों को 20-20 रुपए में बेचा। एक मार्कर को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है, मान लो 12-12 रुपए। तो यानी कि 20 में से 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट इसकी, 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट इसकी और 12 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट इसकी। ठीक, तो अब बची हुई जो फिक्स कॉस्ट है, अब जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट लगेगी, उसमें इस मार्कर ने कितना योगदान दिया, 20 रुपए की तो इसकी सेलिंग प्राइस था, जिसमें से 12 रुपए तो इसी के ऊपर खर्च हो गए, तो इसके पास कितने बचे, 8 रुपए ना। वो 8 रुपए से क्या कर सकते हैं, आप अपनी फिक्स कॉस्ट दे सकते हो। मान लो क्या हुआ, तुम दोनों जॉब कर रहे हो, मान लो तुम दोनों सगे भाई हो, तुम दोनों कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए, तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपए। ठीक, लेकिन जहां तुम जॉब कर रहे हो ना, वहां पर आने जाने का तुम्हारा ही खर्चा कितना लग जाता है, 10-10 हजार रुपए। बात समझ आ रही है। तो तुम्हारी सैलरी 50,000 थी, जिसमें से 10,000 तो तुम्हारा खर्चा लग गया, तो तुम्हारे पास बचे कितने, 40,000। तुम्हारे पास कितने बचे, 30,000। तो तुम घर के खर्चों के लिए पैसा कितना दे पाओगे, तुम 40,000 दे पाओगे, तुम 30,000 दे पाओगे। तो यानी कि तुम घर के अंदर कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हो, 40,000, तुम घर के अंदर कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हो, 30,000। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी आइटम जिसकी सेलिंग प्राइस जो भी है, उसमें से उसके खुद के खर्चे यानी कि वेरिएबल कॉस्ट हटाने के बाद जो पैसा बचा, वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब है कि जो सेल्स अमाउंट है माइनस वेरिएबल। ठीक, क्योंकि 20 का ये था, बेचा था हमने, 12 के वेरिएबल कॉस्ट थी, तो इसके पास बचे कितने, 8 रुपए। इसके पास कितने बचे, 8 रुपए। इसके पास कितने बचे, 8 रुपए। मान लो ये हजार में फिगर्स है, तो तीनों का 8-8 हजार हो गया, यानी कि कितना हुआ, 24,000। मान लो इस जगह का रेंट है 20,000,
तो इन तीनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 24,000। 24,000 में से मैंने 20,000 क्या दे दिया? रेंट पे कर दिया। बाकी 4,000 क्या हो गया मेरा? प्रॉफिट। ठीक, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? सेल्स में से अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, क्योंकि वो खर्चा तो इस पे खुद ही लगा है, तो बचा हुआ क्या होगा? इनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है? तो लिखना कंट्रीब्यूशन इज द, तो कंट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो नई टर्म आती है आज तक नहीं सुनी होती, और इसका समय मतलब जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? तो ये आधे से ज्यादा जगहों पर कंट्रीब्यूशन यूज करने वाले हैं आगे जाके। तो कंट्रीब्यूशन के अलग अलग मतलब भी निकलेंगे, अलग अलग चीजें भी है कंट्रीब्यूशन के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट्स है। कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ, contribution is the excess of, contribution is the excess of sales over variable cost, sales over variable cost, and is always derived, and is always derived from the, always derived from the volume of output, always derived from the volume of output. फॉर्मूला लिखना, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फुल स्टॉप। एक कंट्रीब्यूशन ही चल रहा है अभी, पॉइंट यही है। इसके अंदर ना कुछ लिखवा रहा हूँ अभी मैं, उस लिखे हुए का मतलब ना अभी थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी बस एक बार नोटिंग कर लो इसकी। द वर्ड कंट्रीब्यूशन हैज, the word contribution has three different meanings. The contribution has three different meanings according to the different situations. According to the different situations, which are as follows. According to the different situations, which are as follows. Dash डाल के लिखना first point. At break even point, which are as follows. Dash डाल के फिर first point. At break even point, comma, at break even point, comma, contribution equals to fixed cost, contribution equals to fixed cost। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझते हो? नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कहता है कि जो कंट्रीब्यूशन वर्ड है ना, वो के उसका क्या मतलब है या वो किसके इक्वल आएगा, वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिपेंड करता है। अब सोच के देखो, मान लो इन तीनों ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया था? 8,000, यानी कि कितने के? 24,000। और मान लो मेरे इस एरिया की फिक्स कॉस्ट यानी कि रेंट वगैरह कितना होता? 24,000 होता। तो अगर इन्होंने तीनों ने कंट्रीब्यूट किया 24,000 और फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 24,000, तभी तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा? जीरो। तभी मेरा प्रॉफिट जीरो होगा ना। तो मतलब जो जितना कंट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल हो गया? फिक्स कॉस्ट के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट लाइन में लिखना सेकंड पॉइंट। एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, कॉमा, एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट, कॉमा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट। सुना है कभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वर्ड? मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, कभी नहीं। कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? कि जहां पर आपने ब्रेक इवन पॉइंट अचीव कर लिया, उससे ऊपर जितना भी बेच रहे हो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। सोच के देखो, मैंने जैसे ये 3 मार्कर बेचे, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब मैं 3 के बाद अगर मैं चौथा बेच दूंगा, तो इससे जो भी मैं कमाऊंगा वो मेरा क्या है? प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपने रेंट तो इसी से रिकवर कर लिया। मान लो 24,000 रेंट था, इन तीनों मार्कर्स को बेच के कितना हो गया? 24,000 हो गया कवर। तो 24,000 तो मेरा रिकवर हो गया। अब मैंने इसको बेचा, इसको भी भाई 20,000 में बेचूंगा, 12,000 की वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे जो 8,000 बचे, क्या मुझे कोई फिक्स कॉस्ट पे करनी है? अब नहीं करनी। तो 8,000 क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट। ये क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट। तो यानी कि इसके केस में इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो 3 ब्रेक इवन के बाद आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो ना, वो क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा मेरे किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट। वो सारा का सारा किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट। तो इसलिए हमने लिखा है कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू प्रॉफिट। फिर से बोलता हूं, मान लो ये 3 मार्कर बेचते हैं, तीनों मार्कर्स को बेच के हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन आया, मान लो 24,000 का कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ की फिक्स कॉस्ट भी कितनी है? 24,000। तो तीनों जो ब्रेक इवन पॉइंट थे, तीनों को बेच के ब्रेक इवन पॉइंट आया, 24,000 का कंट्रीब्यूशन, 24,000 की फिक्स कॉस्ट खत्म। अब अगर मैंने चौथा बेचा, तो चौथा जैसे बेचूंगा तो इस पे 8,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा। अब क्या है? मुझे इसमें से कोई फिक्स कॉस्ट पे करनी है? नहीं करनी।
तो ये 8,000 पूरा का पूरा एज इट इज मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। इसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सिंपल सी बात है, मान लो मेरी इस जगह का फिक्स कॉस्ट मान लो 30,000 रुपए है। मुझे पता है कि अगर मेरे पास हर महीने 2 बच्चे भी आ जाए ना, तो मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ठीक, मान लो तुम दोनों आ गए इस महीने, तो मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर होगी, यानी कि मेरा ब्रेक इवन आ गया। अब मेरे पास कोई तीसरा बच्चा पढ़ने आ गया, तो वो जो फीस देगा वो मेरे लिए क्या है, पूरा प्रॉफिट। ठीक, तो तुम्हारा जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, ब्रेक इवन के लिए। लेकिन जब तीसरा बच्चा आ गया, तो वो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो वो तीसरा बच्चा है। ठीक, तो ये हाँ, पूछो। बढ़ती इक्वली है, बट समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए है क्या है। मान लो मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, मान लो मेरा चेयर का बिजनेस है। पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मान लो एक चेयर पे मैं 100 रुपए कमाता हूँ। एक चेयर पे मैं अगर 400 रुपए की चेयर मुझे पड़ती है, मैं आगे 500 में बेच देता हूँ, तो मैंने कितने रुपए कमाए, 100 रुपए। मैंने जो जगह ले रखी है उसका रेंट जाता है मान लो 10,000 रुपए, स्टाफ रख रखा है और स्टाफ और बाकी सारे खर्चे मिला के 10,000 हो रहे हैं। तो यानी कि मेरा फिक्स कॉस्ट कितनी आती है, 20,000। तो सबसे पहला टारगेट मेरा क्या होगा कि मैं इसकी 200 चेयर बेच दूं, ताकि मेरी 20,000 फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो वो मेरा 20,000 200 चेयर्स क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे ही 200 बिक गई, अब मेरा टारगेट क्या होगा कि मैं 200 से ऊपर बेचना शुरू करता हूँ, ताकि मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारा चलता है ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो 200 चेयर्स क्या हो गई, ब्रेक इवन। 200 से ऊपर जितना बेचोगे वो क्या हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, क्लियर है। तो ऊपर 200 से ऊपर जितनी भी चेयर होगी, उसका सारा का सारा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है। थर्ड थर्ड सिचुएशन, एट टोटल सेल्स। एट टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब क्या, ब्रेक इवन की भी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी। मतलब टोटल बात कर रहे हैं हम चारों मार्कर्स की। अभी तक हमने क्या किया, तीन की अलग बात की, एक की अलग बात की, अब हम बात कर रहे हैं चारों की। तो चारों की बात करें तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट थी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे प्रॉफिट था। अब तो हमने मिला दिया, तो उनको भी प्लस कर देंगे। तो एट टोटल सेल्स कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एट कंट्रीब्यूशन at total sales contribution equals to fixed cost plus profit. contribution equals to fixed cost plus profit. तो बेसिकली दोनों को प्लस के ऊपर। ठीक है, क्लियर है दीपांशु, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट लिखना, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसमें लिखना इक्वल्स टू दिस रेशियो establishes this ratio establishes this ratio establishes the relationship between this ratio establishes the relationship between contribution and sales. This ratio establishes between contribution and sales, and to be expressed in to be expressed in percentage terms. To be expressed in percentage terms. Full stop. अंडरलाइन करना, अंडरलाइन करना रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स को और परसेंटेज टर्म्स को। और फुल स्टॉप के बाद लिखना, it is also known as, yeah, it is also called as, it is also called as contribution margin ratio. Contribution margin ratio. Contribution margin ratio. ठीक, तो ये क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं इसको। हालांकि इसका नाम क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बट ये जो प्रॉफिट है ये किसके लिए होता है, कंट्रीब्यूशन। ये जो प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहे हैं हम, ये किसके लिए है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना। तो ये कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशन बताता है। तो वो कैसे बताएगा रिलेशन, वो अपन देख लेते हैं। एक लिखना नोट, नोट, ये पीवी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का नोट नहीं है, एक जनरल नोट है जो अभी तक हमने पढ़ा। लिखना, इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी हैव टू प्रिपेयर, we have to prepare, in this chapter we have to prepare income statement, we have to prepare income statement in most of the cases, income statement in most of the cases, most of the cases. In this chapter we have to prepare income statement most of the cases which are as follows. कहता है कि हमें ना इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी बहुत सारे केसेस में,
और एक बात समझना, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ना, ये इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है। ठीक, ब्रह्मास्त्र पता ना क्या होता था? क्या था? वो मूवी नहीं, रियल में ब्रह्मास्त्र। जब भी कोई हार रहा होता था, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा तो वो जीत जाएगा, ये होता था। यहाँ पर भी यही है, जैसे ही तुम क्वेश्चन में फंसे, अगर तुमने इनकम स्टेटमेंट बना दी, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो ये चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर को के क्वेश्चंस को सोल्व करने के कम से कम ना 10 से 15 तरीके होंगे। एक ही क्वेश्चन को प्रियांशु अलग तरीके से सोल्व कर रहा होगा, दीपांशु अलग तरीके से सोल्व कर रहा होगा। हर एक क्वेश्चन को तुम अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक, मान लो तुमने फॉर्मूले से लगा के सोल्व कर दिया, तुमने इनकम स्टेटमेंट बना दी, और फॉर्मूले में भी ना 10 तरीके के फॉर्मूले निकल के आएंगे। कोई 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 एक फॉर्मूला लगाएगा, कोई दूसरा फॉर्मूला लगाएगा, तो आप किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में ऐसा नहीं होगा कि भाई इनकम स्टेटमेंट बना दी तो गलत कर देंगे, ये फॉर्मूला लगा दिया तो गलत कर देंगे। जो भी तरीका तुम्हें अच्छा लगे ना, तुम उससे सोल्व करके आंसर ला सकते हो। बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, इसकी ना वर्किंग थोड़ी सी ना ऐसे हो जाती है, खिचड़ी सी बन जाती है। तो तुम्हें क्या करना होगा, जो जो क्वेश्चन ने आंसर्स मांगे है ना तुम्हें, उसको या तो बॉक्स में डालो या किसी भी तरीके से हाईलाइट कराओ, ताकि उसको पता चल जाए कि ये आंसर्स है जो क्वेश्चन है मांगे। ठीक, तो बस उसका ध्यान रखना होगा, बाकी इजीली हो जाएगा। तो लिखना इनकम स्टेटमेंट। तो ये इनकम स्टेटमेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटी सी है, याद रखना, कोई मुश्किल नहीं है, देखना बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 लाइनों की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। कॉलम सिर्फ दो है, एक हो गया पर्टिकुलर्स और एक हो गया अमाउंट। सबसे पहले आएगा सेल्स, सेल्स का अमाउंट आ जाएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से क्या माइनस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मेरी सेल्स है 20,000 की, और अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 12,000 की, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 8,000। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 8,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें से हम क्या कर देंगे? अपनी फिक्स्ड कॉस्ट हटा देंगे। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है? 5,000 की। फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है? 5,000। फिक्स कॉस्ट कितने की है? 5,000 की। तो ये 5,000 माइनस होके क्या बच जाएगा मेरा? प्रॉफिट। कितना आ गया प्रॉफिट? को क्रॉस क्रॉस को क्रॉस 3,000 रुपए का मेरा क्या आ गया? बस इतनी सी है इनकम स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सी है, बहुत छोटी सी इनकम स्टेटमेंट है। ये हमारी क्या आ गई? प्रॉफिट। ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो यानी कि सबसे पहले सेल प्राइस लेना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की कंट्रीब्यूशन। अब इसने मान लो ये एक एक मार्कर की बात कर रहा था, तो एक मार्कर ने 8,000 कंट्रीब्यूट किया, किसके टुवर्ड्स? फिक्स कॉस्ट के टुवर्ड्स और प्रॉफिट के। यानी कि अगर कंपनी 3,000 का प्रॉफिट कमा रही है, तो इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? 8,000। इस 8,000 में से कंपनी ने एक तो 5,000 की फिक्स कॉस्ट पे कर दी, और 3,000 का क्या कर दिया? अपना प्रॉफिट कमा दिया। तो 20,000 का टोटल सेल कर रहा था ये मार्कर, लेकिन उसमें से 12,000 तो इसके ऊपर खुद ही लगे थे, तो बचे हुए 8,000 क्या हो गए? इसने कंपनी को कंट्रीब्यूट किया। कंपनी को कितने रुपए मिले? 8,000। टोटल में भी बन सकती है, एक में भी बन सकती है, कैसे भी बना लो। मतलब अगर मान लो यहाँ पर 10 होते, तो मैं क्या करता? 20,000 इंटू 10, 12,000 इंटू 10, तो ऐसे करके नॉर्मल चल जाता। तो चाहे एक की बनाओ, क्वेश्चन में डाटा जैसा दिया होगा वैसे बनाओ। ठीक, तो एक की भी सेम फॉर्मेट रहेगा, 10 की भी सेम फॉर्मेट, 50 की भी सेम फॉर्मेट, कितनी भी यूनिट्स हो, क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ठीक, चलो नोट के बाद लिखना पीवी रेशियो इक्वल्स टू, पीवी रेशियो मतलब वही जो ऊपर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था, पीवी रेशियो इक्वल्स टू, पीवी रेशियो इक्वल्स टू। तो पीवी रेशियो की हमने डेफिनेशन क्या देखी है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो किस किस का रिलेशन बताता है? सेल्स और कंट्रीब्यूशन का। तो अगर इनका रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो लिखना पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो मतलब क्या हुआ? अगर मेरी 20,000 की सेल है और 8,000 का कंट्रीब्यूशन है, तो यानी कि 20,000 की सेल पे 8,000 का कंट्रीब्यूशन हुआ, तो कितने परसेंट हुआ? 40%। यही रिलेशन हुआ दोनों के बीच में। हमने यही तो पढ़ा है, सेल्स और कंट्रीब्यूशन में रिलेशन निकालना है। तो 20,000 की अगर तुम सेल कर रहे हो और कंट्रीब्यूशन आ रहा 8,000 का, तो मतलब कितने परसेंट हुआ? 40%। तो 40% कैसे निकल के आया? तुमने क्या किया? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो 8,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, यानी कि कितना? 40%। ये तुम्हारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। ये तुम्हारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन की रेशियो। तो पीवी रेशियो बोल लो, पीवी रेशियो में वर्ड प्रॉफिट है, तो ये लेकिन प्रॉफिट नहीं लेते हम, क्या लेते हैं? कंट्रीब्यूशन।
तो ये होगा हमारा क्या, पीवी रेशो। तो लिखना लेट से, इसी के नीचे लेट से इफ पीवी रेशो इज 40%, लेट से इफ पीवी रेशो इज 40%, then it indicates that then it indicates that on every rupee 100 of sales, it indicates that on every rupee 100 of sales, comma, contribution is rupees 40, contribution is rupees 40। तो अगर पीवी रेशियो हमारा 40% है तो मतलब क्या हुआ कि जितने की मैं सेल करूंगा उसका 40% मेरा क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। जैसे 20,000 का 40% कितना हो गया, 8,000। ठीक, नेक्स्ट लिखना 5th पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो जैसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ने किस किस का रिलेशन बताया था, सेल्स और कंट्रीब्यूशन का, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो किसका रिलेशन बताएगा, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का। तो सेम वही लाइन लिख दो, दिस रेशियो एस्टैब्लिशेस, this ratio establishes the relationship between, this ratio establishes the relationship between, this ratio establishes the relationship between, establishes the relationship between variable cost and sales, variable cost and sales, and to be expressed in percentage terms, and to be expressed in percentage terms, to be expressed in percentage terms, to be expressed in percentage terms। ठीक, अंडरलाइन कर दो वही रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स को और परसेंटेज टर्म्स। ठीक, क्या कहते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो कौन सा हायर होना चाहिए, कौन सा लोअर होना चाहिए, या दोनों हायर या दोनों लोअर, मतलब कितना कंपनी के लिए क्या अच्छा रहेगा, पीवी रेशो क्या, दोनों, दोनों लोअर, हाँ, कौन सा, कोई हायर होना चाहिए या दोनों ही लोअर होने चाहिए, दोनों ही हायर होने चाहिए, दोनों लोअर होने चाहिए। एक बात सोचो, तुम कह रहे हो दोनों लोअर होने चाहिए, मतलब अगर पीवी रेशियो हमारा 30% होता 40% से तो वो अच्छा होता। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तुमने यही बोला ना कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों ही क्या होने चाहिए, लोअर। हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है, 40%, पीवी रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्यों, क्योंकि अगर मेरा पीवी रेशियो 40% है, अगर मैंने इससे कम कर दिया यानी कि 30% कर दिया, तो 30% पे ये कितना हो जाएगा, 6,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,000, कंपनी का तो नुकसान है। तो इसीलिए हमारा जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है वो जितना ज्यादा होगा उतना कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है। ठीक, उतना कंपनी का प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जितनी कम होगी उतनी क्या रहेगी, बढ़िया रहेगी। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है, 12,000, अगर जितनी कम होगी उतना कंट्रीब्यूशन ज्यादा आएगा, जितना कंट्रीब्यूशन ज्यादा उतना प्रॉफिट। क्लियर है। तो इस इनकम स्टेटमेंट के रिलेशन एक दूसरे से समझ आ गए ना, ये चैप्टर कहीं मुश्किल नहीं। ठीक, लिखना टू अंडरस्टैंड, अब ये पॉइंट्स खत्म हो गए, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा उस पे लिख दो लाइन, हाँ सॉरी, पीवी रेशियो वाले पे लिख दो हायर द रेशियो द बेटर इट इज, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पे लिख दो लोअर द रेशियो द बेटर इट इज। पीवी रेशियो वाले पे लिख दो कहीं पर भी हायर द रेशियो द बेटर इट इज, और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला लिखवाएगा मैंने, नहीं लिखवाया, उसका फॉर्मूला भी लिख दो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला लगता है तुम्हें, क्या बनना चाहिए, इन दोनों का रिलेशन निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मतलब क्या, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और लोअर द रेशियो द बेटर इट इज, जितना कम होगा उतना अच्छा है, लोअर द रेशियो द बेटर। चलो नेक्स्ट टाइम लिखना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड the basics of this chapter, to understand basics of this chapter, consider the following example, consider the following example। चलो एग्जाम्पल क्या है, एक इनकम स्टेटमेंट है,
पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या आता है, सेल्स, सेल्स एट द रेट ₹20 पर पेन, ठीक है ना। एक बार मुझे बना दो, फिर एक साथ बता लेना तुम भी। कैलकुलेटर है क्या तुम पे? एक बार ही करना। 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 12, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹8 पर पेन, ठीक। मतलब क्या कह रहा है, मैं ना अलग अलग सिचुएशन लेने वाला हूँ। पहली सिचुएशन क्या है कि अगर मैंने 1000 पेन्स बेचे तो क्या होगा, अगर मैंने 1500 पेन बेचे तो क्या होगा, अगर मैंने 2000 पेन बेचे तो क्या होगा, और अगर मैंने 3000 पेन बेचे तो क्या होगा। तो बात क्या कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कि अगर मैं 1000 पेन बेचूं, 1500 पेन बेचूं, 2000 पेन बेचूं और 3000 पेन बेचूं तो क्या होगा। अगर एक पेन 20 रुपए का बेचता हूँ, एक पेन कितने का है, 20 रुपए का, तो 1000 कितने होंगे, 20,000 के, 1500 कितने होंगे, 30,000 के, 2000 कितने के होंगे, 40,000 के, 3000 कितने के होंगे, 60, राइट। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितने की होगी, 1000 पेन अगर एक पे 8 रुपए लग रही है तो 1000 पे कितनी लगेगी, 8,000। अभी मैंने तुम्हें बोला था ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। अगर एक पेन पे 8 रुपए लग रहे हैं तो 1000 पेन पे कितने लगेंगे, 8 8 करके 10, 8,000 हो जाएंगे। ऐसे ही 1500 पेन पे कितने लगेंगे, 12,000, 1500 इंटू 8 कितना, 12 ही होता है ना। 2000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 16,000, और 3000 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24। ठीक, इससे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। तो दीपांशु मैंने क्या बोला था कि आप ये इनकम स्टेटमेंट चाहे एक के लिए बनाओ, चाहे 1000 के लिए, चाहे 1500 के लिए, चाहे 2000 के लिए, चाहे 3000 के लिए, सबका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। एक पेन कितने का बिकता है, 20 रुपए का, उस पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए, तो यानी कि एक पेन पे कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ, 12 रुपए पर पेन। तो 1000 पेन पे कितना हुआ, 12,000, 20,000 माइनस 8,000 पे कितना, 12। ठीक, तो सेम तरीका चलेगा, 30,000 माइनस 12,000, 18,000, 24,000 और 36,000, 36,000। मान लो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, मान लो फिक्स्ड कॉस्ट इधर कितनी है, 10,000। 1000 पेन पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, 10,000, तो 1500 पे कितनी होगी, एग्जैक्टली कितनी रहेगी, 10,000। इस पे भी कितनी, और इस पे भी कितनी, 10,000। सर फिक्स कॉस्ट थोड़ी चेंज होगी, चाहे हम 1000 पेन बेच रहे हैं, चाहे 1500, चाहे 2000, चाहे 3000, फिक्स कॉस्ट तो कितनी रहेगी, 10,000 ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आया, 2,000, यहाँ कितना हो गया, 18,000, 8,000, 8,000, ये कितना हो गया, 14,000, और ये कितना हो गया, 36,000। ठीक, क्लियर है। अब बात क्या हो रही है यहाँ पर, देखो ये तो हमारी इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज कैसे, जब मैंने 1000 पेन बेचे तो 1000 पेन ने कंट्रीब्यूशन कितने का दिया, 12,000 का। 12,000 में से 10,000 की तो हमने फिक्स कॉस्ट पे कर दी, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 2,000 का। अगर मैंने 1000 से 1500 पेन कर दिए, यानी कि कितने एक्स्ट्रा पेन बेचे, 500। जो एक्स्ट्रा पेन 500 पेन बेचे, उन 500 पेन पे जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हुआ, क्या मुझे उससे कोई फिक्स कॉस्ट पे करनी है, नहीं, क्योंकि वो तो मैं 1000 पेन से पे कर चुका हूँ। तो यानी कि जो उन 500 पेन से एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा, वो मेरा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। वो मेरा क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो देखो यहां से कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, 6,000, तो मेरा प्रॉफिट भी कितना बढ़ा, 6,000, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी रिकवर हो चुकी। अब मुझे फिक्स कॉस्ट तो पे करनी नहीं है, तो जितना एक्स्ट्रा कमाऊंगा वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ, मैंने अगर पहले 1000 पेन बेचे, 1000 पेन बेच के मैंने अपने सारे खर्चे वर्चे पे कर दिए और 2,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। अब कोई और कस्टमर आ गया जिसने 500 पेन का और ऑर्डर दे दिया मुझे,
अब उसको जो 500 पेन दूंगा उस पे मेरी सिर्फ क्या लगेगी, वेरिएबल कॉस्ट ही तो लगेगी, फिक्स कॉस्ट तो मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ 1000 पेन के बेस पे। तो अब वो 500 पेन से जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके आएगा वो सारा का सारा मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। तो इसीलिए इन 500 पेन से जो मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा वो एज इट इज मेरा किसके इक्वल आ गया, फिक्स कॉस्ट। ठीक, ऐसे यहाँ पर 18 से 24 हुआ तो कितना बढ़ा, 6000। तो 8 से 14 कितना हुआ, 6000। 24 से 36 कितना बढ़ा, 12000। तो 14 से 26 भी कितना हो गया, 12। तो सब में डिफरेंस क्या आया, सेम। तो इस इनकम स्टेटमेंट को बना दो और ऐसे ही प्लस करके दिखाना हर एक के अंदर। डन। इसमें ऐसे ही लगा दो, 12 से 18 में +6, इधर भी +6000, तो इधर भी +6000, इधर +12000, तो इधर भी +12। तो अब हम इसके कंक्लूजन लिखते हैं, लिखना इसके टेबल के नीचे कंक्लूजन। कंक्लूजन एक एक चीज लिखते जाएंगे और उसको यहाँ पर मैच करते जाएंगे कि सही लिख रहे हैं या नहीं। पहला कंक्लूजन में फर्स्ट वन, सेल्स सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, सेल्स कॉमा वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन always related with output, always related with output। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहते हैं सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तीनों की तीनों चीजें आउटपुट के साथ चेंज होगी। तो देख रहे हो यहाँ पर 1000 आउटपुट था, 1000 से 1500 हुआ तो सेल भी चेंज हो गई, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो गई और कंट्रीब्यूशन भी चेंज। ठीक, तो तीनों किससे रिलेटेड है, आउटपुट से। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता गया ये तीनों चीजें बढ़ती। ठीक, सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, contribution first of all recovers, contribution first of all recovers fixed cost, first of all recovers fixed cost, and and then starts generating, then start generating profits, then starts generating profits। हेलो, तो क्या बोला मैंने, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिकवर्स फिक्स कॉस्ट एंड देन स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट। मतलब क्या हुआ,
ये जो 12,000 का कंट्रीब्यूशन आया ना, इसमें से पहले हम क्या पे करेंगे, फिक्स कॉस्ट। अगर कुछ बचा तो वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फिक्स कॉस्ट पे नहीं हो रही लेकिन आप प्रॉफिट दिखा रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर कुछ बच गया तो वो आपका क्या मान लेना, उसको प्रॉफिट मान लेना, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट, third point, once fixed cost is recovered, once fixed cost is recovered, once fixed cost is recovered, comma, contribution equals to profit. Once fixed cost is recovered, contribution equals to profit. Contribution equals to profit. कहता है कि अगर आपने एक बारी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली तो उसके बाद क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन इक्वल हो गया किसके, प्रॉफिट के। जैसे ये देखा था ना हमने, यहाँ पर अगर मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई तो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था 6,000, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट के इक्वल है। 6,000 के इक्वल है, ये 6,000 इस 6,000 के इक्वल, 12,000 के इक्वल। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इक्वल्स टू, कोई डाउट दीपांशु? थर्ड पॉइंट में डाउट है? कह रहा है कि एक बारी जैसी आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई उसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन है वो प्रॉफिट के इक्वल है। तो हमने 1,000 पेन पे पूरी फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, तो अब जितना भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, हाँ वो एक्स्ट्रा वाली बात करें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिकवर कर ली, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होगा सारा का सारा इक्वल होगा एक्स्ट्रा प्रॉफिट के। फोर्थ पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। फॉर्मूला लिख दो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब ये फॉर्मूला आप चाहे पर यूनिट पे लगाओ, चाहे 1,000 पेन पे, चाहे 1,500 पे, चाहे 2,000 पे, चाहे 3,000 पे, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम पर यूनिट पे लगा देते हैं, 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 8 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना आ गया, 40%। 40%। तो लिखना, वेरिएबल कॉस्ट रेशो वीसी रेशो विल रिमेन, वीसी रेशो विल रिमेन कांस्टेंट, VC ratio will remain constant irrespective of, VC ratio will remain constant irrespective of change in the, irrespective of change in the volume of output, irrespective of change in the volume of output, in the volume of output, full stop। तो कहता है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो हमेशा सेम आएगा, चाहे आप कितना भी आउटपुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, लास्ट फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसका फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इसके लिए भी सेम पॉइंट है, क्या आप किसी पे भी निकाल लो हमेशा सेम आएगा। तो कितना है कंट्रीब्यूशन, 12 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 12 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो कितना आ गया, 60%। अब ये भी क्या रहेगा, हर जगह पे सेम रहेगा, चाहे इस पे ले लो, इस पे ले लो, इस पे ले लो, इस पे ले लो, हमेशा क्या आएगा, 60% आएगा। तो लिख दो, पीवी रेशियो विल रिमेन सेम, पीवी रेशियो विल रिमेन सेम irrespective of, irrespective of change in volume of output, change in volume of output। ठीक है ना, तो ये हो गया। देखना एग्जांपल 2, एग्जांपल नंबर 2, X Limited is a, X Limited is a manufacturing company, X Limited is a manufacturing company that deals with, that deals with the production of calculators, that deals with the production of calculators। किसकी प्रोडक्शन करते हैं, कैलकुलेटर्स की, फुल स्टॉप। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेटर, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेटर इक्वल्स टू ₹400, 400 रुपए, 400। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70%, 70%। नंबर ऑफ कैलकुलेटर्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, number of calculators
produced and sold 50,000 calculators. 50,000. 50,000. Fixed cost, fixed cost rupees 25 lakh. 25 lakh. Calculate profit by preparing. Calculate profit by preparing income statement. Calculate profits by preparing income statement. कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करो, करना फटाफट से। हाँ, नहीं पेपर में नहीं बोलेगा, ये तो जस्ट अभी हम एग्जांपल कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो इसलिए मैं अलग हर एक तरीके से कराऊंगा, अभी आगे जाके फॉर्मूले से भी कराऊंगा, बट पेपर में ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। पेपर में ना इतना इजी आएगा कि प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट करना, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन। बनाना कितनी आ रही है? कितना आ गया प्रॉफिट? 35 लाख, बिल्कुल 35 लाख प्रॉफिट आ गया। कहता है कि 50,000 कैलकुलेटर बेचे हमने, 50,000 कैलकुलेटर्स बेचे, और एक कैलकुलेटर कितने का था? 400 रुपए का, तो यानी कि 50,000 इंटू 400, तो 2 करोड़ के हमने कैलकुलेटर्स बेच दिए। उसका 70% क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट, तो यानी कि 2 करोड़ का 70% 1 करोड़ 40 लाख, ये हमारी क्या हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन कितने का आ गया? 60 लाख का, और 60 लाख में से फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने क्या बोली है? 25 लाख, तो ये कितना आ जाएगा? 35 लाख। तो ध्यान रखना क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोल देगा पीवी रेशियो 30% है, तो ये अगर 30% बोलेगा तो ये ऑटोमेटिकली 70 हो गया, ये 70 है तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो गया, ठीक है ना? तो ये हमेशा चलेगा, ठीक। चलो डालना हेडिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, और मार्क कर देना इंपॉर्टेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। पेपर में क्वेश्चन इन्हीं सब टॉपिक से ज्यादा आएंगे, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस से आ गया, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कितनी यूनिट्स को सेल करें, कितनी यूनिट बेचें ताकि हमारा क्या आ जाए? ब्रेक इवन। कितनी यूनिट बेचें ताकि हमारा क्या है? ब्रेक इवन आ जाए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें यहाँ पर गिवन रहेगा, तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमारा लिखना अंडर दिस टॉपिक, अंडर दिस टॉपिक, ब्रेक इवन एनालिसिस में अंडर दिस टॉपिक, कॉमा वी आर कंसर्न्ड विद, under this topic, comma we are concerned with, we are concerned with, डैश डाल के फर्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिखना इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट ब्रैकेट में लिख दो इन यूनिट्स। सेकंड पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स ब्रैकेट में लिख दो इन यूनिट, इन रुपीस टर्म्स, इन रुपीस टर्म्स, सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट टर्म्स, और लास्ट थर्ड ब्रेक इवन कैपेसिटी,
ब्रेक इवन कैपेसिटी इन परसेंटेज, ब्रैकेट में लिख दो इन परसेंटेज। तो क्वेश्चन हमसे ना तीन तरीके से ब्रेक इवन पूछ सकता है। पहला ब्रेक इवन क्या होगा, अगर क्वेश्चन ने ऐसे पूछा, मान लो मेरा चेयर्स का बिजनेस है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं कितनी चेयर्स बेचूं, कितनी नंबर ऑफ चेयर्स बेचूं कि मेरा ब्रेक इवन आ जाए। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि पॉइंट किसकी बात करता है, यूनिट्स की। लेकिन अगर मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि मैं कितने रुपए की सेल करूं ताकि मेरा क्या आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए, कितने रुपए की सेल करूं ताकि मेरा क्या है, ब्रेक इवन। तो वो क्या है, ब्रेक इवन पूछ रहा हूँ किसमें, रुपी टर्म्स में, तो यानी कि वो क्या निकालने को बोलेगा, ब्रेक इवन सेल्स। तो क्वेश्चन की ना लैंग्वेज से ही हमें यही समझना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट्स की। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स, तो किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट। ठीक, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देगा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी टर्म्स, तो मतलब वो सेल्स ही मांग रहा है, फिर उसने लिख के ऐसे, ठीक है ना। और कैपेसिटी वाला क्या है, परसेंटेज, मतलब मान लो अगर टोटल 10,000 की मैं सेल कर रहा हूँ, जिसमें से ब्रेक इवन 6,000 है, तो ब्रेक इवन की परसेंटेज कितनी होगी, 60% टोटल से, तो बस वो परसेंटेज है, बाकी कैपेसिटी कभी आता नहीं। ठीक, तो लिखना ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इट रेफर्स टू, ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू दैट वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, it refers to that volume of output, that volume of output, ब्रैकेट में in units, in units, ब्रैकेट क्लोज, at which, at which there is, at which there is no profit, no loss, there is no profit, no loss, नो प्रॉफिट नो लॉस। कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी कि कितनी यूनिट बेचे जहां पर हमें ना कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, अभी लिख लो फॉर्मूला, फिर मैं समझाऊंगा अभी कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा। फॉर्मूला लिखना, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू बीईपी इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इससे क्या क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। फिर लिखना ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स के फॉर्मूले लिखना, तीन फॉर्मूले इसके, तो इक्वल टू करके और करके फॉर्मूले लिखते रहना। पहला फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सी बात है, सोचना, अगर मैंने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला, पॉइंट में मतलब क्या, यूनिट्स निकाल दी, मान लो मैंने बोला कि 15 चेयर बेच दूंगा तो मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। तो अगर मुझे इसको रुपीस टर्म्स में निकालना है, तो 15 चेयर इंटू क्या कर दूंगा, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिखना ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पहला फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और कर दो दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। अब एक बात देखो, ऊपर तो तुमने पहला फॉर्मूला लिखा है, वो क्या लिखा है, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यही फॉर्मूला लिखा है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यही हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। अगर मैं इन दोनों को अलग से करना चाहूं तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, वैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100, क्या होता था, पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100 किसके बराबर होता था, पीवी रेशो के। बट ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन, तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन पीवी रेशो के। ठीक, 1 अपॉन पीवी रेशो इनटू 100 नहीं है, 100 इनटू तो जो करते हैं वो सिर्फ परसेंटेज के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन पीवी रेशो। तो मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, क्या मैं इसकी जगह पे 1 अपॉन पीवी रेशो कर सकता हूँ, बिल्कुल। सेलिंग प्राइस अपॉन कंट्रीब्यूशन, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन पीवी रेशो। तो मतलब क्या फॉर्मूला बना, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो इससे क्या आ जाएगा, अमाउंट। ठीक, तो अगर पर यूनिट चाहिए तो हम डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, अगर अमाउंट में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे किससे, पीवी रेशो से। तो दूसरा फॉर्मूला लिख दो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो।
फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और तीसरा और लास्ट फॉर्मूला इसका देखना, याद है वो एग्जांपल, ये 3 मार्कर्स क्या थे, ब्रेक इवन पॉइंट, और ये एक मार्कर क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबको मिला दिया तो कितने हो गए, 4 क्या बोलते थे, टोटल सेल्स। अगर इन टोटल सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हटा दूं तो क्या बचेगा, ब्रेक। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बना, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। एक्चुअली ये सारे फॉर्मूले हमें समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है। अब मैंने तुम्हें बोला ना, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, मान लो तुमसे पूछा ब्रेक इवन सेल्स निकालो, तो एक बंदा लगा रहा है फॉर्मूला ये ब्रेक इवन पॉइंट इनटू सेलिंग प्राइस वाला, एक लगा रहा है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो वाला, एक लगा रहा है टोटल माइनस मार्जिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आंसर क्या आएगा, सबसे सेम। ठीक, तो और आंसर तीनों सही होंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि इस चैप्टर को करने के बहुत तरीके। ठीक, नेक्स्ट लास्ट लिखना, ब्रेक इवन कैपेसिटी का फॉर्मूला, ब्रेक इवन कैपेसिटी का फॉर्मूला, ब्रेक इवन कैपेसिटी। तो ब्रेक इवन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, टोटल सेल्स क्या है, ये चारों मार्कर, इसमें से ब्रेक इवन कितने थे, 3 मार्कर, तो यानी कि इनकी कितनी परसेंटेज है, 3 मार्कर ब्रेक इवन है टोटल 4 में से, तो 3 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 कर देंगे, 75% आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100, ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। लिखना एग्जांपल 3। अब अपन देखते हैं ब्रेक इवन के ऊपर एग्जांपल। ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, और अब लिखना एग्जांपल नंबर 3। चलो लिखना एग्जांपल 3 के अंदर सबसे पहले, हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर इक्वल्स टू रुपीज 300, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ चेयर इक्वल्स टू 300 चेयर्स, रुपीज 300। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेयर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ चेयर इक्वल्स टू रुपीज 180, 180 300 की सेलिंग प्राइस है, 180 की है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द मंथ, फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ इक्वल्स टू 2,40,000 रुपीज, 2,40,000, 2,40,000। कैलकुलेट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 300, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 180, और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,40,000। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, कि हम कितनी यूनिट बेचें, कितनी यूनिट सेल करें कि मुझे क्या हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो पहले ना, अभी हम भूल जाते हैं कि हमने कोई फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है ना, फॉर्मूला पढ़ा है तो इजी हो जाएगा, बट अभी हम भूल जाते हैं कोई फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो हम बचपन के हिसाब से चलते हैं। बचपन में क्या करते थे, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि कितनी जितनी यूनिट्स हमने बेची वो क्या है, एक्स है, ठीक है ना। तो ये मेरी हो गई फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन विदाउट फॉर्मूला। यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं। तो मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी हो गई, एक्स, तो सेल कितनी हो गई, सेल्स हो गई 300x, 300x, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 180x, और फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन ही है कितनी, 2,40,000। तो अगर मान लो ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, सेल्स में से अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस करूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। सेल्स कितनी है, 300x, माइनस टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, इक्वल टू क्या, 0। तो ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, एक काम करता हूँ ब्रैकेट हटा देता हूँ और माइनस ही कर देता हूँ, ठीक है ना। 300x माइनस 180x कितना हुआ, 120x, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। कैसे आई x की वैल्यू 2,000, 2,40,000 डिवाइड बाय 120, ठीक। तो यानी कि मैं कितनी चेयर बेचूंगा, 2,000 चेयर्स, और 2,000 चेयर्स बेचने में मेरा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। सर हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है, फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड प्रेजेंटेशन विद फॉर्मूला,
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, ये लिखा था हमने। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 2,40,000। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 30 और 180, क्योंकि हमें पर यूनिट ही लेना है और ये भी पर यूनिट दिया हुआ है, तो 30 माइनस 180, सॉरी 300 माइनस 180। तो 300 माइनस 180 यानी कि क्या, 2,40,000 डिवाइड बाई 120, तो कितना हो गया, 2,000। तो देख रहे हो हमारा जो फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट 240 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 120, तो यहाँ से वो फॉर्मूला डिराइव। ठीक, तो हमें ये यूज नहीं करना बिल्कुल भी, ये सिर्फ समझाने के लिए था, हमें पेपर में क्या यूज करना है ये। ठीक, बस एग्जांपल में समझाने के लिए मैंने ये समझाया, बट हमें हमेशा यूज क्या करना है ये वाला करना है। ठीक है ना, उतार लो। हाँ दोनों उतार लो, अभी तो दोनों हो गया। ठीक ना, ऑल्सो प्रिपेयर ठीक ना, ऑल्सो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टू वेरीफाई योर आंसर। तो कह रहा है कि आपने ये 2,000 चेयर निकाल तो दी, इनकम स्टेटमेंट बना के बताओ कि आंसर सही है या नहीं है। ठीक है ना, तो करना इनकम स्टेटमेंट बनाना 2,000 चेयर्स के अकॉर्डिंग, बना दो इनकम स्टेटमेंट 2,000 चेयर्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आ जाएगी, सेल्स 2,000 चेयर्स है और एक चेयर कितने रुपए की सेल करते हो, 300 रुपए की। तो 2,000 इंटू 300 कितना हो गया, 6 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 2,000 रुपए की है और कितने में है वेरिएबल कॉस्ट, 180, यानी कि कितना, 3,60,000। और कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 2,40,000, माइनस क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,40,000, जीरो। क्या आ गया, प्रॉफिट। ठीक, क्या आ गया, प्रॉफिट। सर अगर आप एक बात बताओ, आपने बोला था कि अगर कोई भी क्वेश्चन में अटके तो इनकम स्टेटमेंट बना के डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। अब उतारना मतलब मैं जस्ट समझा रहा हूँ, अगर मैं फॉर्मूला भूल गया पेपर में, तो सर इनकम स्टेटमेंट से कैसे निकल सकता था। सोचो अब तुम्हारे पास कोई 2,000 फिगर नहीं है, तुम्हें इनकम स्टेटमेंट शुरू से बनानी है, ठीक है ना, तो तुम क्या करते। हाँ देखो, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। सर हमें पता है कि प्रॉफिट कितना होना है, जीरो। क्यों, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है, तो ये तो जीरो हो गया। फिक्स कॉस्ट कितने की है, 2,40,000 की। तो ये जीरो तभी आएगा जब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2,40,000। और सेलिंग प्राइस एक यूनिट कितने की है, 300 पर यूनिट,
ये कितने का है 180 पर यूनिट, तो यानी कि ये कितना हो गया 120 पर यूनिट, और कितना है टोटल 240, यानी कि 2,40,000 है एक यूनिट 120 के हिसाब से, तो कितनी यूनिट हो गई 2000, तो सेम वही 2000 फिर डाल दूंगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बना के हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ही को करने के काफी तरीके। ठीक, चलो आज यही खत्म करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट तक। एक बार रिवाइज कर लेना, एक नोट लिखो, स्पेशल नोट लिखना, एक स्पेशल नोट। the volume of output the volume of output the volume of output at which the volume of output at which fixed costs are completely recovered fixed costs are completely recovered is called break even point is called break even point। तो बस ये ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब। डन।